क्वेश्चन दिया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m टोटल। सॉल्यूशन देखेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m होता है कौन से केस के लिए? इज वैलिड for rigid bodies in translational motion. Here everything is in translational motion, सब कुछ linear motion में है, तो उसकी कोई डर नहीं है। चाहे तो हम यहाँ पर और केसेस भी जोड़ सकते हैं। जान लो कि ये कोई एक रॉड है, ये रॉड इस एंड में बंधा हुआ है, घूम रहा है, ऐसा भी केस हो सकता है। मास m है और घूम रहा है। कौन कौन सा केस में वैलिड होगा? ये सारे ट्रांसलेटरी मोशन में है, ये नहीं है, इस केस में तो नहीं होगा। ए रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है। अगर कोई बॉडी का दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, हम उसको कहेंगे रिजिड बॉडी। हियर वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। इज दिस सिस्टम ए रिजिड बॉडी? लुक एट दिस। क्या ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, ये दोनों पास आ रहे हैं, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, दोनों को निकाल के देखोगे, ये वैलिड नहीं होगा। अगर निकाल के चेक करोगे इट मे टेक टाइम। तो पहला क्या हुआ? ऑप्शन ए नो, बिकॉज सिस्टम इज नॉट रिजिड but translational motion occurs। ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है बट नॉट रिजिड। सो आप कहोगे इसके लिए नहीं होगा। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। कैसे निकालना है? इसका मोमेंटम हुआ mv इधर को, इसका मोमेंटम हुआ 2mv इधर को, नेट मोमेंटम हुआ mv इधर को, क्योंकि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। नॉट ओनली दैट, काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट वाले का काइनेटिक एनर्जी राइट को है कि लेफ्ट को है? आप कहोगे राइट को है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी हैज नो डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चाहे बॉडी ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी सेम। जब कोई बॉडी ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मोमेंटम्स आर डिफरेंट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी प्लस कर देंगे, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी करके देखोगे दे आर नॉट सैटिस्फाइंग दिस रिलेशन। हियर सेम लॉजिक, तो हम कहेंगे ए और बी में सेम लॉजिक है। थिंक अबाउट सी। इफ आई कंसीडर दिस एज ए सिस्टम, दोनों भी वेलोसिटी में जा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। कोई भी दो पार्टिकल ले लो सिस्टम का, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, सिस्टम इज रिजिड एंड हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन। तो क्या कहेंगे? यस, सिस्टम इज रिजिड एंड हैविंग ट्रांसलेशन। डी में this is a rigid body, distance between any two points are fixed, but this is not having a translatory motion, this is having a rotatory motion. No, system is rigid but motion is not translational। ठीक है,
motion is not translational. I hope I have explained all the answers. Here are two blocks, one M, other 2M at the same location. They are to be pushed towards the wall. Both of them were pushed by the same force F. Obviously, both will move and eventually strike the wall. Now the question is, which block will strike the wall with greater momentum and which block will strike the wall with greater kinetic energy? Fine. Now, you know, final momentum minus initial momentum is equal to change in momentum, and that is force into time. If I say this is block number 1, this is block number 2, 2M being a bigger mass, same force will take more time to push it over this distance. This will take less time. So what you see, time of reaching be T. T1 is less than T2. Both have initial momentum 0. So final momentum of first block is Ft1. Final momentum of second block is Ft2. T2 is more. क्योंकि ये 0 हो गया तो आप कहोगे फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू F into T, where time of reaching is T. Obviously आप कहोगे सेकेंड वाले का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो आप कहोगे 2M strikes with greater momentum. Two AM strikes with greater momentum. ठीक है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? P स्क्वायर बाई 2M करेंगे, इसका P ज्यादा है, इसका P कम है. Anyway, we shall find out the velocity. मालूम नहीं है. S is distance moved. चलो ये assume कर लेते हैं. ये S distance आया, ये S distance आया. For the first one, final velocity का square u1 square plus 2a1 into s. ये तो 0 है. तो v1 square क्या हुआ? It is 2a1 क्या हो गया? f by m1, f by m है ना, m1 से it is m1 rather. Now v1 square is equal to 2 f by m1 into s. What it gives? Correct m1 this side, 2 this side, half m1 v1 square. That means if it reaches here with a velocity v1, then the kinetic energy here is Fs. If this one reaches here with a kinetic velocity f2, तो आप क्या कहोगे? हाफ m2 v2 स्क्वायर, वो भी होगा Fs. फॉर्मूला तो वही है. So both of them are reaching here with same kinetic energy. So which one strikes with greater kinetic energy? Both strike with same kinetic energy. मेरे ख्याल से समझ में आ गया. Yes sir. क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 2 गया. सॉल्यूशन नंबर 3. Solution number 3 is quite simple. क्या बोल रहा है?
What is the magnitude and direction of change in momentum in the interval t is equal to 1.5 to t is equal to 3.5? आप क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे, वो तो न्यूटन बोल चुके हैं। The change in momentum is force into time takes place in the direction of force। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे आएगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी फोर्स। जब ये उड़ते हुए जा रहा था, क्या फोर्स आ रहा था इसके ऊपर? 2 kg का मास है, 2g। कितना समय में पूछा है? 1.5 to 3.5, मतलब इन इंटरवल ऑफ 3.5 minus 1.5 is 2, so it is coming out to be 40 kg meter per second। किस डायरेक्शन में? डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, in direction of mg, that means vertically downward। सर चेंज क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, both have same initial and फाइनल मोमेंटम। कैसे कैसे दिया है कि करंट ऑफ वेयर मूविंग विद सेम मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर है। दोनों रुकेंगे तो दोनों का फाइनल मोमेंटम 0 होगा। सो डेल्टा पी ई फॉर कार इज सेम एज डेल्टा पी फॉर ट्रक। सपोज कार टेक्स ए टाइम t1 टू स्टॉप, truck takes a time t2 to stop. Why? Because when it applies brake, the wheels start sliding, the frictional force tries to stop it। ठीक है, बोला कि ब्रेकिंग फोर्स कार में जितना था ट्रक में भी उतना ही था। ब्रेकिंग फोर्स कार पे जितना आ रहा था ट्रक पे उतना ही आ रहा था, मतलब ब्रेकिंग फोर्स इज सेम। ये चेंज इन मोमेंटम कार का हुआ बाय द ब्रेकिंग फोर्स इन ए टाइम t1। ये चेंज इन मोमेंटम ट्रक का हुआ बाय द सेम ब्रेकिंग फोर्स इन ए टाइम t2। व्हाट इट मींस? दे विल टेक सेम टाइम टू स्टॉप। सो दे विल टेक सेम टाइम टू स्टॉप, दे विल टेक सेम टाइम टू स्टॉप। रुकने के लिए बराबर समय लेंगे दोनों, क्योंकि F बराबर है तो T बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा P दोनों का बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, a block was thrown on a rougher under floor with momentum 20 kg per second। If it stops after 6 seconds, let frictional force is F। तो 6 सेकेंड में क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम हुआ। व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम? 20 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट वाज फाइनल मोमेंटम? 0। क्या टाइम पे? 6 सेकेंड पे। तो आप क्या कहोगे? F इंटू टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है कि नहीं? कितना? F तो मालूम नहीं है, F हो गया P फाइनल हो गया 0 माइनस 20 बाई टाइम क्या? 6 सेकेंड्स, 10/3। मतलब ये माइनस साइन का मतलब क्या है? दी फोर्स इज, हम लोग फोर्स इज ऑपोजिट टू दी मोमेंटम। ठीक है, इसलिए तो रुका। फोर्स वाज एक्टिंग ऑपोजिट टू मोमेंटम, इसलिए रुका। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 सेकेंड के बाद उसका मोमेंटम क्या था? आफ्टर 2 सेकेंड्स F into T is equal to P final minus P initial। P final क्या होगा पूछा है? F into T, F हो गया माइनस 10/3
t हो गया 2 सेकेंड्स। फाइनल मोमेंटम पता करना है, इनिशियल मोमेंटम 20 था, सो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, p फाइनल विल बी प्लस 20 हो जाएगा। 30 minus 20 is 60 minus 20 40/3, momentum will be 40/3 kg meter per second, 40/3 kg meter per second। तो 2 सेकेंड के बाद चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा, f into t, change in momentum is given by f into t which is p final minus p initial। सॉल्यूशन में 6 का 4 kg was at rest, force acting on it uniformly decreases from 10 to 0 in 6 seconds। तो ड्रॉ करो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम। फोर्स इज इन न्यूटन्स, ये 10 था 0 हो गया 6 सेकंड में। यू नो द एरिया और यू से चेंज इन मोमेंटम इज area under diagram, that is final momentum minus initial momentum is half 10 6। initial momentum तो 0 था, block was at rest, final momentum is 30 kg meter per second implies final velocity, final momentum by mass 30/4, 15/2 meter per second। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन टू नंबर 7, you know the final again final moment change in momentum is area under diagram, that is final momentum minus initial momentum is equal to area is a positive area and a negative area, so it is half 6 into 8 minus ये नेगेटिव एरिया है नीचे है 4 into 2, that is इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियली the force acting on it 2 kg must vary with time soon, if initial velocity of 2 kg was 0 मतलब इनिशियल मोमेंटम was 0, फाइनल मोमेंटम is 24 minus 8 is 16 kg meter per second। ठीक है, तो पूछा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली इज फाइनल मोमेंटम बाय मास 16 बाय मास कितना था 2 kg, सो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था, सबको को समझ में आसानी से आ गया। इट इज सो सिंपल टू कैलकुलेट। You know the total momentum of a system of two masses is m1 v1 plus m2 v2। यही आपको पूछा गया है, m1 v1 m2 दिया हुआ है, v2 नहीं दिया है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया है। That means you can say it is nothing but vector sum of mi vi, but we know that velocity of center of mass is summation of mi vi by summation of mi, तो summation of mi vi is the total momentum, कितना हो जाएगा, summation of mi into velocity of center of mass। दो मास है 2 kg and 3 kg, 2 plus 3, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना दिया है 8 j के, तो हो गया
40 जे केजी मीटर पर सेकेंड। Solution to number 9. I hope there is no difficulty in understanding this one. Here, the two blocks are connected by a spring. They are of different masses and were thrown with different velocity. Same velocity in the opposite direction. तो दोनों को बराबर वेलोसिटी दी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर फेंका जाएगा, ये इधर फेंका जाएगा। इसका भी मोमेंटम बदलेगा, इसका भी मोमेंटम बदलेगा। किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा? अरे मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। किसके ऊपर फोर्स आ रहा है ज्यादा? बराबर फोर्स आ रहा है। स्प्रिंग विल पुल बोथ ऑफ देम विद द सेम फोर्स। तो क्या लिखेंगे? एज स्प्रिंग एक्सर्ट्स equal force on each block, therefore magnitude of rate of change in momentum will be same for both. Rate of change in momentum will be same for both. What a simple question. क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। मोमेंटम दिया हुआ है और आप जानते हो कि हियर मोमेंटम इज 6t स्क्वायर i कैप प्लस 16t j कैप, है ना? अच्छा, तो फिर जो फोर्स है वो कैसे निकलेगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेरिवेटिव। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 नीचे आएगा, 2 into 6 12 t to the power 2 minus 1 is t i कैप प्लस 16, ये t to the power 1 है, 16 into 1 into t to the power 1 minus 1, there is t to the power 0, 16 j कैप. So 8 t is equal to 1 second. What is the force? It is 12 i कैप 16 j कैप. और अगर आपको कोई पूछेगा what is the magnitude of force? 12 square 16 square whole root over, and that comes out to be 20 Newton. ठीक है ना? ये हो गया 20 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास 20 बाय मास तो दिया है 4 kg का, सो इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ नंबर 10। सॉल्यूशन ऑफ नंबर 11, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखो तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। This 5 kg block is sliding down a smooth inclined plane. Obviously जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसका स्पीड बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। किस रेट में मोमेंटम बढ़ रहा है? थोड़ा ढंग से बोलो, किस रेट में मोमेंटम बढ़ रहा है? मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, rate of change in momentum is equal to rate of change in momentum क्या हो गया? is equal to force। और क्या फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है? mg sin theta, that is 5g sin 30, तो that is equal to sin 30 1/2 है, it is 25 न्यूटन। किस रेट में मोमेंटम बढ़ रहा है? दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय, तो कितना हो गया? 25 न्यूटन। फोर्स ही पूछा गया है, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में, है ना? थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है, यू हैव नथिंग टू वरी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स। दिया है कि रबर बॉल ऐसे टकराया, ऐसे चला गया,
A rubber ball of mass 0.5 kg strikes and bounces from a wall as shown. If force exerted on wall is 20 Newton, find for how much time it was in contact. तो चलो पहले निकालते हैं व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। ये जो बॉल इसको ऐसे जा रहा था तो इसका एक ऐसा मोमेंटम था और ऐसा मोमेंटम था। टकराने के बाद ये बॉल ऐसे चला गया, मतलब उसका एक ऐसा मोमेंटम था, ऐसा मोमेंटम था। वैसे इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत, सीधे सीधे निकालें। डायरेक्शन तो नहीं पूछा ना, मैग्नीट्यूड पूछा। तो अगर ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो आप क्या कहोगे? मास दिया है कितना? 0.5 केजी। P इनिशियल का मैग्नीट्यूड कॉल इट P1 कितना है? इट वाज 0.5 into 4 m into v is 0.5 into 4 is 2 kg meter per second. Similarly, ठीक है, it is initial momentum, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। Initial momentum has magnitude, that is momentum of the first case. फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद ये P इनिशियल था, ये P फाइनल था, जिसको आप P2 कहोगे। लिखने में दिक्कत होता है, इसीलिए आपको दूसरा रीजन नहीं है। दिया है कि वेलोसिटी तो वही रहा, v में गया था, v में आया, तो अगेन 0.5 into 4 2 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम is v2 square P1 square minus 2P1 P2 cos of angle between them। अब P2 ऐसा है, P1 ऐसे था, ये एंगल कितना होगा? देखो ये 120 है, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये कितना हो गया? 60 है कि नहीं? तो cos 60 आप लोग कंपोनेंट निकाल सकते हो। मैं ऐसे कर दिया just to show you that you can do this way also। cos 60 is, देखो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के बीच में एंगल 60 डिग्री हुआ, समझ में आ गया सबको? cos 60 is 1/2, क्योंकि एंगल मेजर किया जाता है हेड डायरेक्शन से, हेड डायरेक्शन। हाँ, तो cos 60 तो 1/2 है, 2 को खा गया, क्या मिला? P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस P1 P2, जबकि हम पहले से देख चुके हैं P1 P2 दोनों 2 है, सो इट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 kg, इज इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड। If it remains in contact for delta t seconds, then force क्या हो जाएगा? dp by dt। दिया है फोर्स है 20 न्यूटन का, फोर्स है 20 न्यूटन का, dp तो 2 है और डेल्टा t पता करना है। This gives you the time of contact is 2 by 20, 0.1 seconds. So the ball remains in contact with the wall for 0.1 second. क्या दिया है? From a heap of rope, one end of rope was pulled horizontally with constant velocity. एक एंड को हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी में हम लोग खींचने लगे। मान लो कि यहाँ पर ऐसे कुछ रस्सी रखा हुआ था, ये कोई एक रोप है, एक गद्दा बना था, ये गद्दा रखा था ऐसे, ठीक है। इसका एक एंड को पकड़ के आप खींचने लगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मोटा वाला रोप है, 1 मीटर का मास कितना है? लैम्डा केजी, कुछ m केजी, कुछ भी 1 मीटर का मास दिया है।
तो पूछा है कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच के लेने के लिए, खींचते हुए ले जाने के लिए क्या फोर्स चाहिए? टू मूव इट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने के लिए। सर हाँ सर लैम्डा v स्क्वायर हुआ क्या? शायद देखते हैं। आफ्टर t seconds length of rope in motion, t सेकेंड में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो कितना दूर निकल गया होगा? v इंटू टी, vt। m मास ऑफ रोप इन मोशन, पूरा रोप मूव नहीं कर रहा है, जितना निकला है वही मूव कर रहा है, और vt मीटर है, 1 मीटर का मास लैम्डा कीजिए, vt मीटर का लैम्डा vt। t मोमेंटम ऑफ रोप कितना है? इट इज मास इनटू वेलोसिटी, so it is lambda v square t। force required is rate of change in momentum, है ना? rate of change in momentum मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। इनिशियली तो रेस्ट में था तो ये क्वांटिटी 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम लैम्डा v स्क्वायर t कितना समय में हुआ? t सेकंड में हुआ। तो वेरी करेक्ट, यू हैव टोल्ड करेक्ट आंसर, लैम्डा v स्क्वायर न्यूटन। तो लैम्डा v स्क्वायर न्यूटन, ये हो गया आपका फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड इज लैम्डा v स्क्वायर न्यूटन। थोड़ा क्वेश्चन को प्यार से देख लो। ये अपर हीप है, ठीक है, ये कुछ अपर हीप है, ऐसे करके रस्सी यहाँ पे रखा हुआ था, ये अपर हीप है और ये लोअर है, और इन दोनों के बीच में हाइट h है। हुआ यूं है कि ये इधर का रस्सी का लेंथ ज्यादा होने के कारण वेट ज्यादा है, तो ये खींच रहा है, तो यहां से रस्सी निकल के आ रहा है। क्या दिया है इन फिगर? शो द रोप फ्रॉम अपर हीप इज ट्रांसफरिंग टू लोअर हीप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड भी, और कांस्टेंट स्पीड भी, कुछ भी कहो, कांस्टेंट स्पीड भी में ये जा रहा है। इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप इज लैम्डा kg पर मीटर, फाइंड भी। अब हम देखेंगे इसमें, अभी हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है सिलसिला। इसमें अगर इधर भी रस्सी कुछ यहां तक होता, इधर भी रस्सी कुछ यहां तक होता, तो इधर का वेट बराबर हो जाता, दोनों तरफ का वेट बराबर हो जाता। तो हम कहेंगे दोनों तरफ का वेट बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? ये मूव नहीं करेगा, हाँ मूव नहीं करेगा, लेकिन अभी इधर का लेंथ ज्यादा है। There is a driving force. The extra mass here is providing the driving force. Here the driving force is weight of extra length AB, that is mass of AB into G, that is equal to, अब ये लेंथ कितना है? H, मास पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा, सो लैम्डा GH, ये हो गया आपका ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स से तो एक्सीलरेशन करना चाहिए, लेकिन ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, क्योंकि इधर मूविंग मास इज इंक्रीजिंग, मोमेंटम, ये मास हरदम वही रह रहा है,
जो मूविंग मास है ये इंक्रीज करते जा रहा है ना। ये मूविंग मास इधर से बढ़ते जा रहा है। आप जानते हो हीप से कोई चीज को खींचने के लिए, क्या फोर्स चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। इसका अगर हम कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा kg है, v वेलोसिटी में खींचने के लिए वेट तो चाहिए, सीधा ऊपर खींच रहे हैं, उसके अलावा और भी कुछ फोर्स चाहिए, वेट के अलावा और भी कुछ फोर्स चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कितना फोर्स चाहिए? लैम्बडा v स्क्वायर। सो आप क्या कहोगे? लैम्बडा v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा gh और v इज रूट ओवर ऑफ gh। v इज रूट ओवर ऑफ gh। दोबारा बता देते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब क्या हुआ है, यहां से रस्सी खींचा जा रहा है और इधर से निकल रहा है। कौन खींच रहा है? ये तो नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसका वेट बराबर है। खींचने वाली एक्स्ट्रा फोर्स यही दे रहा है। कितना है ये? इसका वेट कितना है? वेट लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी। लेंथ है h, मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा, तो इसका वेट कितना हो गया? लैम्बडा gh। यही फोर्स खींच रहा है। अगर यही फोर्स खींच रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो, क्या दिया? rope from upper heap is transferred to lower heap with constant velocity v. If mass per unit length of rope is lambda kg per meter, find v. अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में कैसे जा रहा है ये? क्योंकि हम ये मास को मूव करवा रहे हैं। क्वेश्चन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखे, अगर कोई मास को हम ऐसे खींच के v वेलोसिटी में लेना चाहते हैं तो क्या फोर्स की जरूरत है? लैम्बडा v स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा लेना चाहेंगे तो लैम्बडा v स्क्वायर तो चाहिए, प्लस जो उठ गया उसका वेट भी तो चाहिए। जो उठ गया उसका वेट को तो इधर वाला कैंसिल कर रहा है और खाली क्या चाहिए? लैम्बडा v स्क्वायर। तो इसका मतलब द ड्राइविंग फोर्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज द मोमेंटम, इधर से क्या हो रहा है? इधर से जो मोर एंड मोर, पहले सब मास रेस्ट में था, मोर एंड मोर मास आर नाउ कमिंग इनटू मोशन। सो द ड्राइविंग फोर्स इज लैम्बडा v स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स लैम्बडा gh इज इक्वल टू लैम्बडा v स्क्वायर, जिससे v पता चला रूट ओवर ऑफ gh।